Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you all are preparing for your upcoming examinations. Well friends, last time हम लोग ने डिस्कस किया था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, जिसमें हमने पढ़ा था स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के 3 अप्रोचेस के बारे में, जो कि आपके होते हैं क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इनको फर्दर जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल अप्रोच में हम लोग ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। मैक्स वेबर वॉज जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है किसने दी थी, तो हम लोग क्या कहेंगे, मैक्स वेबर ने, जो कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। और ही वॉज द ऑथर ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और उनकी ये जो बुक है, आपको इसका नाम, आप बुक का नाम याद रखोगे, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया कि कई बार एग्जाम्स में बुक के नाम भी देते हैं और उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है या मैथ दी फॉलोइंग दे दी जाएगी और आपको जो है सही ऑथर के बारे में बताना है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। He believed bureaucracy was the most efficient way to set up an organization and administration. अब मैक्स वेबर क्या मानते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये सबसे सही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने के लिए। अब कैसे है, अभी ये हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट, कि ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली में होता क्या है। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी रूल्स, standardized procedures, requirements, number of desks, meticulous division of labor and responsibility, clear hierarchies, professional, almost impersonal interaction between the employees. अभी आप ब्यूरोक्रेसी को जब आप एक के टर्म पढ़ते जाओगे ना, तो अपने आप इसकी मीनिंग समझते जाओगे। पहला क्या है, ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, एक सिस्टमेटिक काम होता होगा। जहाँ पे भी स्ट्रक्चर की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक सिस्टमेटिक काम होता है। और कैरेक्टराइज बाय मैनी रूल्स, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस हो, ठीक है। जहाँ पे सिस्टम रहेगा वहाँ डेफिनेटली आपको रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने होते। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, एक काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी काम करने का। फिर प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है, कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब आपको पता है कि अचानक से कुछ ऐसा नहीं आता, वो पहले से पता रहता है कि ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्शन करना है या ये सर्विस आपको करनी है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पहले चाहिए होंगी और कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको पहले से पता रहता है। नंबर ऑफ डेस्क, आपको वहाँ पे क्या है कि कई एम्प्लॉयज़ होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये काफ़ी लंबा और बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर मेटिकुलस डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेटिकुलस मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिसाइज डिवीज़न होता है लेबर का, यानी बहुत ही ध्यान से केयरफुली जो है डिवीज़न किया जाता है लेबर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ठीक है, इस लास्ट टाइम हम लोग ने जब टेलर के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि टेलर ने कहा था कि किसी भी काम को, स्किल्स को हम लोग डिवाइड करते थे। इसी तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट में भी सेम चीज़ था कि लेबर को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें जो है डिवाइड करना है। और इसमें क्लियर हायरार्कीज होंगी। हायरार्कीज मतलब कि आपको इसमें पोजीशंस होते हैं, डेजिग्नेशंस होते हैं अलग अलग। एक सबसे जूनियर होता है, फिर उससे ऊपर का कोई होगा, एक उससे ऊपर का होगा। और जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरफ से फ्लो करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस आते हैं और नीचे से ऊपर जो है रिपोर्ट होता है। अभी इसके पास साथ ही साथ हर एक के ऊपर एक इमीडिएट बॉस रहता है।
एंड प्रोफेशनल, काम भी जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है। हमने ये स्टार्टिंग में देखा था कि एक स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काम जो है एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ होगा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका होता है, ऑलमोस्ट इम्पर्सनल, यानी कि यहाँ पे लोगों के बीच में सिर्फ काम की बातें हो रही हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम लोग कोई इसमें फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनके बीच में, वो सब एक फ्रेंडली इंटरेक्शन नहीं होता उनका। बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत इम्पर्सनल होता है। मतलब अगर मैं आपसे आपकी बॉस हूँ या हम लोग दो लोग काम कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को हम लोग रिपोर्ट करेंगे या एक दूसरे को गाइड करेंगे, लेकिन हम लोग के बीच में कोई भी इम्पर्सनल बातें नहीं होंगी। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली ये ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर था जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और लेबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो एक क्लियर डिवीज़न होता है। अभी बात करते हैं फिर आगे कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल एंड द डिवीज़न ऑफ लेबर इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड फॉर ईच एम्प्लॉय। अभी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग काम को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो लेबर्स को डिवाइड करेंगे वो जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब होता है। मतलब आपका जो काम है और दूसरी एम्प्लॉय का जो काम है वो पर्टिकुलर अच्छे से पहले से डिसाइड रहेगा, पहले से डिफाइंड रहेगा कि आपको क्या करना है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही एरिया में ध्यान देना है। और साथ ही साथ कि यहाँ पे सारे लोग इक्वल ट्रीट होते हैं। इक्वल ट्रीट होते हैं इसका मतलब क्या है कि आपको स्किल सेट के हिसाब से, मतलब अगर आपकी स्किल किसी और के साथ मैच कर रही है, आप एक ही डिपार्टमेंट में हो, तो आप दोनों के एक ही डिपार्टमेंट में एक ही डेजिग्नेशन पे एक ही पोजीशन पे हो, तो आप लोगों को जो है इक्वल रेम्यूनरेशन मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक का कंसेप्ट बेसिकली ये था। अगर हम लोग ब्यूरोक्रेटिक का एग्जाम्पल ले तो हम लोग अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं ना, हर साल इतनी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है, लेबर्स डिवाइड होते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच में ऐसे फॉर्मली लाइक अगर कोई ऐसे इंट्रैक्शन होने लग जाए तो अलग बात है, लेकिन एक कोई इम्पर्सनल इंट्रैक्शन बेसिकली होता नहीं है, बिकॉज एक ब्रांच पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा अगर दूसरे ब्रांच पे है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही साथ उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, एक रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, एक रूल रेगुलेशन जो है सेट होता है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन एंड प्रमोशन ओनली अकर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपके स्किल्स डिवाइड किए गए हैं वो जो स्किल्स है टेक्निकल, उस पर्टिकुलर स्किल की आपको क्वालिफिकेशन अगर आपकी होगी तभी आपका सिलेक्शन और प्रमोशन होगा। हर साल एग्ज़ाम्स जो होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका, अब देखिए इनका भी वही सेम तरीका है, आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट में आपके उसके हिसाब से आपको लेते हैं, आपका सिलेक्शन करते हैं, प्रमोशन भी उसी बेसिस पे होता है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 3 टाइप्स ऑफ पावर कैन बी फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से 3 तरह की पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, एक ट्रेडिशनल पावर, कैरिस्मेटिक पावर एंड लीगल पावर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल पावर। अब ट्रेडिशनल पावर क्या होती है, ये जो कोई बंदा जो ऑफिस में मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको ये पावर इनहेरिट हुई है, इनहेरिट यानी कि अपने ही किसी मतलब अपनी कोई आपके घर का, आपके फैमिली का जो है किसी बड़े पोजीशन पे रहता है, और इन केस जैसे अगर किसी क्या लाइक आप उनके बाद आप ये पावर क्या होगी, ये पावर उनकी नेक्स्ट उनकी जो हेयर होगा, उनका नेक्स्ट ईयर होगा, उनका उत्तराधिकारी होगा, उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप ये बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइक मिनिस्ट्री में और सब जगह पे जहाँ पे अचानक से किसी की मौत हो जाती है, तो उसके किसी उत्तराधिकारी को ही वो जो पोजीशन है वो रेजिग्नेशन दे दी जाती है, वो पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल पावर होता है। बेसिकली जब पहले राजा का सिस्टम होता था, जब किंगडम्स होते थे, किंग्स होते थे, तो उसमें भी यही होता था कि राजा के बाद वो जो पावर है किसको मिलती थी, उनके बच्चों को। फिर आता है कैरिस्मेटिक पावर। ये पावर वो होती है जो अक्सर लोग साथ में लेके पैदा होते हैं, मतलब ये माना जाता है पैदा होते हैं और धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो उनके अंदर एक कैरिस्मा था, उनके अंदर एक था कि उनके अंदर एक पावर थी जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते थे अपनी तरफ। तभी यही रीज़न था कि उनके पीछे उनके लिए इतने फॉलोअर्स थे। इसी तरह से अगर
हम लोग बात करते हैं, आज भी हमारे सिस्टम में ऐसे कई लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो ये सारे इन सब के अंदर क्या एक कैरिस्मेटिक पावर है, इनको लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। फिर एक होती है लीगल पावर, ये जो आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको अथॉरिटी दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में लीगली, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको मिलती है। पहली ट्रेडिशनल पावर चलती थी आपके, जैसे हम लोग संपत्ति की बात करते हैं, किसी बंदे को मिली, किसी फैमिली में आपके है और फिर नेक्स्ट आपको मिलती है। लेकिन अब लीगल पावर होने के बाद क्या होती है, जो उसका सही जो उसके कैंडिडेट होगा उसको मिलेगी। फिर अगली बात करते हैं, और रेगुलर एक्टिविटीज़ विद इन अ ब्यूरोक्रेसी कैन बी रिगार्डेड एज ऑफिशियल ड्यूटीज़। अभी इसमें क्या है, जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ है ब्यूरोक्रेसी में वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ मानी जाती है, यानी आपको वो सारी फॉलो करनी है, वो आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज रूल्स। यहाँ पे रूल्स कौन इम्पोज करता है, मैनेजमेंट करता है। रूल्स कैन बी इजीली रेस्पेक्टेड ऑन द एस्टेब्लिश मेथड। जो भी मेथड पहले से तय है उन्हीं के बेसिस पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे। जैसे कि अभी आपके नई मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में नई भर्ती हो रही है, नए कैंडिडेट आ रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप आके कोई नया रूल रेगुलेशन बना दोगे। जो पहले से रूल्स रेगुलेशन, जो पहले से मेथड्स जो तय हैं, आपको उन्हीं के ऊपर काम करना, वही रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। बाद में जब मैनेजमेंट चेंज करेगा तो वो अलग बात है, वो सबके लिए चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया रूल्स कैन। अब हम लोग बात करते हैं मैक्स वेबर्स के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में दी थी। आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहले हम लोग बात करते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन की, जिसमें काम के हिसाब से उन्होंने कहा था कि लेबर को जो है डिवाइड करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना चाहिए। हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, जो भी उनके स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेबर को डिवाइड कर देंगे उनके काम के बेसिस पे। फिर हायरकी लेवल लेयर्स ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे क्या होते हैं, हायरकी रहती है, यानी यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और ये काम हो रहा है। ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ऊपर वाले पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं, बीच वाले एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, और सबसे जो नीचे रहते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर फॉर्मल सिलेक्शन होता है। फॉर्मल सिलेक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंगली आपका जो है रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे प्लेसमेंट होती है। फिर रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आपके रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स पहले से ही सेट होते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, वो से मैनेजमेंट चेंज करता है। इम्पर्सनल रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकते, एक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उनके बीच में एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन रहता है। करियर ओरिएंटेशन, अभी यहाँ पे हायरकी है तो हमेशा लोअर लेवल के पास एक चांस रहता है अपने ऊपर पहुंचने का, इसी तरह से धीरे सबके ऊपर चांस रहता है ऊपर एक प्रमोशन का। तो यहाँ पे करियर के ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके 6 थे, मैक्स वेबर के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के। तो इसमें एडवांटेजेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड होने के कारण इसमें जो काम है वो काफ़ी इजी हो जाता है, वर्क हम लोग जो है इफेक्टिवली कर पाते हैं, और एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्लैशेस नहीं होते ना, एक दूसरे से क्लैशेस नहीं होते। यहाँ पे आपका काम जो है पहले से डिफाइंड है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अपने काम को लेके, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और इन केस में प्रॉब्लम होती है तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, किससे बात करनी है, आपको सारी चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर होंगी। तो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली वर्क करेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करेगा। फिर कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय ऑल द एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ का काम जो है ऑलमोस्ट एक जैसा एग्जीक्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस हैं तो सबको एक जैसे काम करना। अगर वो एक डेजिग्नेशन पे है, एक स्किल सेट है उनकी, तो वो एक जैसे काम करेंगे ऑलमोस्ट। फिर इजी मैनेजमेंट, अभी सारे काम स्ट्रक्चर्ड हैं, सारे काम एफिशिएंटली हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। आपको उसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं रहती, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती।
अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गए, इसमें जो है आपका रेड टेप यानी किसी भी तरीके की धांधलीबाजी और ये सारी प्रॉब्लम्स होना काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि एक एम्प्लॉई है, मान लीजिए वो एक ब्रांच पे काम कर रहा है, लेकिन उसको जो एक्चुअली में उसके जो एकदम सीनियर हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उसके बस सुपरवाइजर्स होते हैं या उनके हेड होते हैं जो उस डिपार्टमेंट में उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो उनके हैं सीनियर्स वगैरह है तो उनसे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसके कारण जो है रेड टेप होने के मतलब चांसेस और बढ़ जाते हैं। किसी भी तरीके की आप कह सकते हो कि घपलेबाजी वहाँ पे हो सकती है, किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं। फिर पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैनी डेस्क यानी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो गया, और तो ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्योंकि आपको अगर कोई काम करना है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जैसे एक फ्रेज़ है कि टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है काम करने में। फिर सर्टेन ऑफिस कल्चर, अब ऐसे कुछ ऑफिस कल्चर्स होते हैं जो किसी को पसंद नहीं आते, जैसे वहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें किसी को पसंद ना आए। स्लो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा अक्सर एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंट्रैक्शन करना होता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, उनके बीच में एक दूरियाँ रहती हैं अक्सर। फिर डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव आइडियाज़, अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उनके आइडियाज़ बहुत ओपन होकर नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट जो है सारे डिसीजन ले रही है। तो अगर कि कोई लो लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है, तो उसको क्या होगा, वो अपने बहुत ओपन नहीं हो पाएगा, अपने आइडियाज़ जो है वो सामने नहीं रख पाएगा। फिर नो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय टू वॉइस देयर ओपिनियन, अभी एम्प्लॉय के पास क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो अपनी ओपिनियन रख पाएँ। उनको वही करना है जो पहले से स्टैंडर्ड तय हैं, जो पहले से रूल्स या रेगुलेशंस तय हैं। अब इनके कारण ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली काम तो आप बहुत अच्छे से करा सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट्स आपके डिसाइड हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आइडियाज़ नहीं आएंगे, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, आपको कोई भी काम कराना हो, कोई भी पेपर वर्क कराना हो, तो कितना टाइम लगता है। तो एम्प्लॉयज़ की बेसिकली गलती नहीं होती, गलती क्या होती है, वहाँ पे ऑलरेडी उनके जो सीनियर्स हैं, जिनको उनको एक्चुअली में पेपर भेजने आगे प्रोसेस करना है, वो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में, और ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी एफिशिएंसी। तो ये भले जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, लेकिन आज भी ये हमारे जो है हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और इसके अपने कुछ भी बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो ये हमारा था टोटल आज के लिए, जिसमें हम लोग ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी। तो अभी हम लोगों का क्या हो गया, क्लासिकल अप्रोच में हम लोग का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग ने पढ़ लिया, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो गया और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हो गया। तो आपका ये जो है ये पहला पार्ट ओवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे। तो अभी एक चीज़ आप लोग को पहले ये बता दो कि बिहेवियरल अप्रोच फिर क्यों आया, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इसमें हम लोग ने जो भी तीनों थ्योरीज पढ़ी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, तीनों में ही ह्यूमन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस नहीं थे। इनमें ह्यूमन जो बिहेवियर था, ह्यूमन रिलेशन जो था, इसको नहीं ध्यान में रखा गया, इसको साइड कर दिया गया। काम जो है वो टोटल जो है आपका टेक्निकल था, मतलब सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन, प्रमोशन, सारी चीज़ें टेक्निकली हो रहा है। तीनों में ऑलमोस्ट ये चीज़ था, तीनों में ही डिवीज़न हो रहा है वर्क का, और लेबर्स के बीच में बहुत इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो यही जो है इन सब की डिसएडवांटेज थी, आप कह सकते हो ड्रॉबैक्स थे इनके क्लासिकल अप्रोच के बेसिकली, और यही रीज़न था कि बिहेवियरल अप्रोच आया। इस अप्रोच को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको टॉपिक है जो आपको जानना है या आपको नहीं समझ में आया, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.